नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ के बारे में। अब देखो, एएफओ एक ऐसा एग्ज़ाम है जो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है और रेगुलर फॉर्म में आती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी स्टार्टिंग में तो कम ही रहता है, लेकिन एग्ज़ाम के फाइनल लिस्ट आने तक ये वैकेंसी 1000 तक पहुँच जाती है। ये हर साल वैकेंसी आती है, इसलिए बच्चे इस पे ज़्यादा पोटेंशियल से अपना तैयारी करते हैं। चूँकि इस बार नहीं हुआ तो अगली बार नहीं हुआ तो फिर अगली बार। लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं तो 2-3 सालों में आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएँगे। अब ऐसा नहीं है कि आप 1 साल में नहीं कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो भी बैकग्राउंड है, यानी कि आपने जो भी अपना बीएससी एग्रीकल्चर किया है, वो किस लेवल से किया है, कैसे कॉलेजेस से किया है और उस कॉलेजेस के दौरान में आपने कितना पढ़ाई किया है। तो आज उसी को लेकर एक वीडियो हम बना रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएँगे कि इसका नया जो पैटर्न है, पैटर्न तो नया क्या ही है, पैटर्न वही है, लेकिन थोड़ी-सी बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, डेट के बारे में और 120 दिन में प्री या मेंस के बारे में बात करेंगे कि हमें राइट अप्रोच क्या लगानी चाहिए, मेंस पे लगानी चाहिए या फिर प्री पे लगानी चाहिए। अभी का इनिशियल पीरियड क्या है, 120 दिन का एक प्लान जो आपको डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चूँकि 120 दिन के बाद हमारा प्री है। क्या है? प्री है। प्री के बाद चूँकि प्री क्वालीफाई होता है तो मेंस पे हम पहुँचते हैं। तो वैसे में हमारे पास ये क्वेश्चन तो होता ही होता है कि पहले हमें प्री पढ़नी चाहिए या फिर मेंस पढ़नी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम ये गलती कर जाते हैं। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं, टेंटेटिव डेट दिखा देते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है वो बता देते हैं। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसके स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहने वाला है। स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी जंग को जीतने के लिए हमें स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप सही से स्ट्रैटेजी बनाते हो, दैट मीन्स आप उस एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाओ। तो अपने अनुसार जो हमें लगता है उसमें हम क्वालीफाई करेंगे या ना करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले हम स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे अपने अनुसार। बाकी आप अपने अनुसार भी स्ट्रैटेजी बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कमेंट में आपको ये बताना है कि जो आपको स्ट्रैटेजी बताया गया है वो कैसा रहा आपके लिए और यूज़फुल होगा या नहीं होगा, या फिर आप क्या सोचते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर, उस पे भी आप क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले तो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि आईबीपीएस होता क्या है। देखो, आईबीपीएस जिसे हम इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन कहते हैं, ये स्पेशल टाइप के एक एग्ज़ाम होती है जिसे हम एसओ के एग्ज़ाम्स के नाम से जानते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि आप एक स्पेशल कैटेगरी से आ रहे हैं, मतलब स्पेशल स्ट्रीम से आ रहे हैं। जैसे कि हम एग्रीकल्चर, हमने बीएससी एग्रीकल्चर किया है तो हमारे लिए ये एग्ज़ाम है। आईबीपीएस ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एएफओ का ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अगर आप थोड़ा-सा अवेयर होंगे तो आईबीपीएस बहुत ऐसे एग्ज़ाम है जिनको कंडक्ट कराती है। उसमें से हमारा एक अपना स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी कि एसओ का एग्ज़ामिनेशन भी क्या करती है, ये कंडक्ट करती है। इसमें जो एसओ होता है, स्पेशली ऑफिसर, उसका नाम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, यानी कि एग्रीकल्चर है तो फील्ड तो होगा ही होगा और ऑफिसर आपको काम करना है। इसमें काम क्या होता है पहले थोड़ा-सा हम बता दें कि जैसे मान लो आपको सरकार के द्वारा, जैसे आपने एक्सटेंशन पढ़ा ही होगा। एक्सटेंशन में हम पढ़ते हैं ना, जो भी चीज़ें हम कॉलेज के दौरान में सीखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के दौरान में सीखते हैं, रिसर्च के दौरान में सीखते हैं, तो वो जो हमने रिसर्च पीरियड के समय सीखा उसको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फार्मर के पास। क्योंकि फार्मर की लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ी-सी सही हो पाए, फार्मिंग सिस्टम सही हो पाए, उससे हमारे पास जीडीपी सही हो पाए। तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का काम यही होता है कि सरकार की कोई भी योजना है आपके पास पहुंचाना, आपको लोन प्रोवाइड कराना, अगर आप उस चीज़ करना चाहते हो तो उसके लिए पैसे प्रोवाइड कराना और उस पैसे को कलेक्ट भी करना, आपसे उस पैसे को वसूली भी करना टाइम टू टाइम, कि ताकि बैंक को भी नुकसान ना हो और आपको भी नुकसान ना हो और दूसरी चीज़ कि फार्मर को भी हेल्प हो जाए। तो एक बीच का जो कड़ी कह सकते हैं, बीच का जो मीडिएटर है, ये आईबीपीएस एक ऑफिसर जो काम करती है सरकार और फार्मर के बीच के। ये एग्रीकल्चर बैकग्राउंड होता है, वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए इस फॉर्म को क्या करते हैं, मतलब फिल कर सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी होता है। इसके टेंटेटिव डेट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा-सा हाइलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइलाइट इस दैट मीन्स कि सारे मतलब एग्ज़ाम के जितने भी पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो, कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें कि कौन-सा कंडक्ट कराता है, तो आप सब जानते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस।
नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, जो किसके अंदर में आएगा, तो अंडर दी एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अंदर में। वैकेंसी टू बी द अनाउंस्ड। उसके बाद टेंटेटिव डेट कैलेंडर 16 जनवरी को हो गया था। 29 अगस्त के हमारे पास एग्जाम भी है, फिर बात करेंगे उसके बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो अभी तो नहीं आई हुई। टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव डेट का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव डेट का मतलब होता है कि जो डेट बताया गया है उस डेट पे 100% नहीं लेकिन 99% चांस है कि उसी डेट पे होगा। कोई केस हो जाएगा, कोई भी केस हो, इन केस अगर मान लो कोई ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे एग्जाम डेट हमें स्विच करना हो तो थोड़ा सा आपको टेंटेटिव डेट आपको बताएगा कि कब ये एग्जाम होगी, क्योंकि वो फाइनल अनाउंसमेंट कर देगी। लेकिन फिलहाल इतना समझे कि टेंटेटिव डेट डेट मीन्स कि यही फाइनल डेट है। हालांकि होता नहीं है लेकिन यही है, इतना समझ के चलेंगे। दूसरी चीज़, अप्लीकेशन जो होगा वो ऑनलाइन होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में प्रीलिम्स देते हैं, फेज 2 में मेंस देते हैं, फेज 3 में इंटरव्यू देते हैं। यानी कि पहले आपको प्रीलिम्स पास करना पड़ेगा, फिर आपको मेंस पास करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू पास करना पड़ेगा। आफ्टर देन एग्जाम पैटर्न में अगर देखेंगे तो प्रीलिम्स 150 नंबर के रहते हैं, 2 घंटे आपको समय दिया जाएगा। और इसमें अगर आप देखोगे तो इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इसमें रीजनिंग होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फेज 2 की अगर बात करें तो मेंस होता है, 60 नंबर के होते हैं, 45 मिनट दिया जाता है। फिर यही जाके कन्वर्ट हो जाता है 80 में। 20 नंबर का 20 नंबर का क्या होता है? ये इंटरव्यू होता है। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया? 100 हो गया। बाकी प्रीलिम्स का कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है कि जैसे आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये परमिशन मिलता है कि आप फेज 2 के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, फेज 2 के लिए आप फिट हो चुके हैं, यानी कि फेज 2 आप दे सकते हैं। तो इसका नंबर जुड़ता नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो फिर मेंस में तो आप बैठ ही नहीं सकते। ये बेसिक सी बात है। रजिस्ट्रेशन कब से होगा तो ये अभी अनाउंस नहीं किया गया है, अनाउंस कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, साइट क्या होगा तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ जाना, एग्रो पाठशाला के नाम से, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। हालांकि जब नोटिफिकेशन आएगा, अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कब से होगा, तो एग्रो पाठशाला आपको बता देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको सब्सक्राइब कर लो कि ताकि सबसे पहले ऑथेंटिक चीज़ें आपको बताई जाए। चलिए अगला टॉपिक, अगला जो स्लाइड है उसको देखते हैं। अगला स्लाइड में है टेंटेटिव डेट। डेट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ का स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। जैसे हालांकि मैंने बता ही दिया आपको कि 120 दिन का इसका टेंटेटिव डेट रहने वाला। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, स्केल 1 का। इसके बारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर में देखो, प्रीलिम्स और मेंस का टाइम दिया हुआ है, टेंटेटिव डेट ही है, लेकिन इसको अभी आप 100% मान के चलो कि यही डेट है। 29 अगस्त है 2026 में ये आपको होने वाला एग्जाम। अगर मेंस की बात करें तो 1 नवंबर का होगा। तो पहले हम प्री की बात करते हैं। प्री होगा अगस्त में, यानी कि लास्ट अगस्त तक प्री का एग्जाम है। उसके बाद मेंस का एग्जाम नवंबर में है। इस बार ये जल्दी एग्जाम ले रहे हैं। बाकी क्या साइज होना चाहिए ये तो रजिस्ट्रेशन के समय ही देख लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। वही बात है, फिर वही है कि एप्लीकेशन कब से प्रोसेस में आएगा, तो टू बी अनाउंस्ड, अभी अनाउंस्ड किया जाएगा। उसके बाद IBPS जो प्रीलिम्स है वो 29 अगस्त 2026 को है। वही मेंस की बात करें तो 1 नवंबर 2026 को है। उसके बाद इंटरव्यू देना, ये रिजल्ट पब्लिश करता है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो BSc किया है वही एप्लीकेशन ये फॉर्म फिल कर पाएगा, ऐसा नहीं है। बात करेंगे कौन कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले IBPS अगर AFO फील्ड ऑफिसर की बात करते हैं तो कैंडिडेट जो इस एजुकेशन रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है, उसके पास नेसेसरी है, देन वो फिल कर सकता है। 4 साल की डिग्री होना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं तो ग्रेजुएशन जो होगा वो 4 साल का डिग्री है, 8 सेमेस्टर इसमें है। अब एग्रीकल्चर से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर स्पेशली से किया है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री से किया है, वेटरनरी साइंस से किया, डेयरी साइंस से, फिशरीज साइंस, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर, फिशरीज इंजीनियरिंग। डेट मीन्स जो मेजर सब्जेक्ट है वो तो है ही है, माइनर सब्जेक्ट से भी अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम।
तो आप एलिजिबल है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो याद रख लीजिएगा कि आप कौन सा स्ट्रीम से आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले तो बेसिक बीएससी एग्रीकल्चर जो होता है वो भी आप अगर आपने किया है देन आप एलिजिबल है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरीज साइंस, फिशिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेशन एंड कोऑपरेशन बैंक, एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, सेरिकल्चर एंड फिशरीज इंजीनियरिंग। मैंने 2 बार बोल दिया, आप एक बार देख लेंगे कि अगर आप जितने भी स्ट्रीम दिया हुआ है इस स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है देन आप एलिजिबल है। आगे चलते हैं, एज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इस एग्जाम के लिए जो एज होता है वो 20 से लेकर 30 साल के बीच में होता है। इन बिटवीन आप है फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आप जानते हैं कि एज रिलैक्सेशन जो होता है वो कास्ट बेसिस पे मिलता है। ठीक है, जैसे कि ओबीसी है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन देना है तो जो नॉन क्रिमिनल लेयर होता है वो 3 साल का होता है। डेट मीन्स 30 मान लो आपका एज हो चुका है, अगर आपके पास आप ओबीसी से है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास से है, तो उस केस में आपके पास 3 साल का और एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप कितना हो जाएंगे, 33 साल के अगर तक है तो आप इस एग्जाम को कंडक्ट कर सकते, इस एग्जाम को दे सकते। एसी एसटी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं उनके लिए 5 साल रिलैक्सेशन दिया जाता है। डेट मीन्स जो एसी एसटी के स्टूडेंट है उनके लिए 20 से लेकर 35 साल तक हो सकता है, क्योंकि 5 यहाँ से ऐड होगा ना तो 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके बाद एक सर्विस में अगर आपके घर में कोई है, उसके साथ साथ कमिश्नर जो कोई ऑफिसर है, मतलब इतना समझो कि अगर कोई ऑफिसर है तो उनके लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वही अगर हम बात करें कि अगर कोई 1984 के जो राइट हुआ था उसमें अगर किसी कारणवश गुजर गए हैं तो उनके लिए भी 5 साल दिया जाएगा, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 10 साल दिया जाएगा। तो ये रिलैक्सेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्लियर है? चलिए, तो एज हमारे पास लिमिट भी हो गया। अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में हमने थोड़ा सा लेआउट जिस समय बता रहे थे या फिर हाइलाइट्स बता रहे थे उस समय हमने आपको डिस्कशन किया इसके बारे में। फिर भी प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जिसमें प्री पूछा जाएगा, मेंस जिसमें मेंस के बारे में जो अपना सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग, उसके बाद इंटरव्यू जिसमें इंटरव्यू पूछा जाएगा। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे बात। आ जाओ, सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम के थोड़ा सा अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, पैटर्न के बारे में बात करें, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज है तो मीडियम ऑफ एग्जाम क्या होगा, इंग्लिश में ही होगा। 50 नंबर मतलब 50 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन नंबर कितने के होते हैं तो 25 का ही होता है। इसमें से भी 10-12 नंबर लाने होते हैं। ऐसे तो पहले 5 ही था, अब कट ऑफ बढ़ चुका है, देखेंगे उसके अनुसार से भी आपको बताएंगे। मिनट जो होगा वो इक्वल दिया जाएगा, जितना रीजनिंग के लिए दिया जाएगा, जितना क्वांटिटी एप्टीट्यूड जिसे मैथ कहते हैं। मैथ इज द ब्रॉड शब्द हो गया, मैथ के अंदर एक क्वांटिटी एप्टीट्यूड आता है, वो आपको पढ़ना होता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी ईजी है, पढ़ लेंगे तो आसानी से कट जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 50 मैंने बता ही दिया। रीजनिंग की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी दोनों से 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें याद रखेंगे कि नंबर कितना होगा, 50 होगा। यहाँ पे याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 40 मिनट आपको दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड सेम पैटर्न पे है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ ना याद रखिएगा, कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि ये तीनों सेगमेंट हमारे पास खुलेगा, हमको जो मन करेगा वो कर लेंगे। नहीं, आपको सेगमेंट एक पैटर्न वाइज चलेगा। पैटर्न वाइज इन द सेंस कि पहले इंग्लिश का सेगमेंट आया तो आपको इंग्लिश का सेगमेंट 40 मिनट दिया जाएगा। 40 मिनट के अंतर में अगर आपने कर लिया तो 40 जैसे मिनट समाप्त होगा फिर दूसरा सेगमेंट खुल जाएगा। फिर आप इंग्लिश पे कभी मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश का टाइम खत्म हो चुका है। शायद आपको ये पता होगा अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, ये तो हमारे पास आईबीपीएस का पैटर्न हो गया। प्री का मेंस में कुछ नहीं पूछते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज आपने एमएससी में, बीएससी में, 12th में जो भी एग्रीकल्चर पढ़ा है, एग्रीकल्चर से ये सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ी बहुत करेंट से आती है, लेकिन करेंट भी किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जैसे स्कीम वगैरह होता है उससे आ जाता है क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 60 होते हैं। मैक्सिमम अगर हम मार्क्स की बात करते हैं कि मार्क कितने होते हैं, तो इसमें भी याद रखना है 60 होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है। आप जिसमें कंफर्टेबल है आप इस एग्जाम को कंडक्ट मतलब दे सकते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू होता है, पीवाईक्यू कह रहे हैं, एमसीक्यू पैटर्न होता है। एमसीक्यू पैटर्न में दोनों चीज़ें रहती है, हिंदी में भी रहती है, इंग्लिश में भी रहती है। आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही आप सिस्टम पे बैठेंगे तो वहाँ आपको सेलेक्ट करना रहता है कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में। ये क्लियर रखेंगे, दोनों मीडियम में यहाँ पे रहता है। कितना समय दिया जाएगा, 45 मिनट के लिए समय दिया जाएगा। यहाँ पे हमने मेंस के बारे में बात की। जैसे मेंस क्वालिफाई करेंगे आफ्टर सम टाइम आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल लेटर आएगा। तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू आप जानते हैं कि जो
इंटर का मतलब क्या होता है? अंदर का जो व्यू है, अंदर का व्यू का मतलब है कि कोई सब्जेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव आपका क्या एटीट्यूड है, आपकी क्या नज़रिया, आप कैसे सोचते हैं, आप एडवर्स क्लाइमेट में, एडवर्स कंडीशन में आप अपने आप को कैसे सोच रहे हैं। बहुत चीज़ें ऐसी पूछी जाती है यहाँ पे ना। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किताब से नहीं पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल नॉलेज से पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाएगा? प्रैक्टिकल नॉलेज से पूछा जाएगा कि आप किसी चीज़ को लेकर कैसे सोचते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर क्या थिंकिंग रखते हैं, कैसे आपका बॉडी लैंग्वेज है, काम करने का तरीका आपका क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू के दौरान ही चेक कर लिया जाता है, क्योंकि पैनल पे जो लोग बैठते हैं वो इन सब चीज़ों में माहिर रहते हैं, उनको पता है कि किस तरह आपका बॉडी लैंग्वेज है, ये क्या बॉडी लैंग्वेज क्या बताता है, क्या शो करता है, ड्रेसिंग सेंस क्या है। तो उससे आपको यहाँ पे इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव भी हमारा समाप्त होगा। 20 नंबर का होगा। 60 जो वो था ना, वो 1.5 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 हो जाएगा तो यहाँ पे 20 नंबर का इंटरव्यू टोटल 100 हो गया। अब प्रीलिम्स के में क्या पूछा जा रहा है, अभी हमने बताया आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ का एक पार्ट कहते हैं। रीजनिंग एबिलिटी, तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए जहाँ तक मुझे पता है कि क्या सबसे बढ़िया रहेगा, वो वोकैब अगर तैयार करना है तो वोकैब तो चलो दूर की बात है, लेकिन इंग्लिश अगर सही करना है तो क्रेंड को भी साथ में लेके चलना होता है, और पैसेज भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो पैसेज के लिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, न्यूज़पेपर लगा लीजिए जितना हो सके उतना जल्दी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एफओ का, तो एक न्यूज़पेपर होना चाहिए, और वो कौन सा न्यूज़पेपर? द हिंदू होना चाहिए। ये नहीं कि आप रीजनल कोई न्यूज़पेपर लगा लिया आपने और उसमें कुछ कहानियाँ देख रहे हैं, तो उस तरह का चीज़ें नहीं लगानी है आपको। इंग्लिश थोड़ा सा मजबूत करना है तो आपको हिंदू लगानी है। उसके बाद मेंस एग्जाम की बात करते हैं। मेंस एग्जाम में फोकस करना है स्पेशलाइज, जो आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है एग्रीकल्चर का, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाए, ये आपको पता ही। अगली चीज़, सैलरी के बारे में, चूँकि थोड़ा-सा क्या होता है, हालाँकि सैलरी पे नहीं जानी चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर हम सैलरी की बात करते हैं, 2025 का ये सैलरी स्लिप है, इसमें देखेंगे तो कुल मिला के आपके पास 60-70 हज़ार तक पैसे आ जाते हैं। बाकी वो धीरे-धीरे डिपेंड करता है, चूँकि इसमें बेसिक पे लेवल तो इतना है, बाकी अदर चीज़ें भी मिलती है, तो वो भी ऐड हो जाती है। बाकी सैलरी इतना समझ जाइए कि 60-70। पहले तो यार ये चीज़ें फोकस होनी चाहिए कि हमें सिलेक्शन हो जाए, बैंकिंग सिलेक्शन, बैंक में सिलेक्शन, यानी कि आप समझ ही रहे। कट ऑफ की बात करें, पिछले 22 और मेंस के दोनों का कट ऑफ थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि 24-25 का भी हमने डाल दिया है ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी आप आकर वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इससे जुड़ सकते हैं। IBPS एफओ का जो हमारे पास प्रीलिम्स है और हमारे पास मेंस है। तो प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, तो प्रीलिम्स के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए एसटी के लिए 17 गया था, एसटी के लिए 17.75, और ओबीसी तीनों के लिए सेम गया था, ईडब्ल्यूसी के लिए भी सेम गया था, यूआर के लिए भी सेम गया था। ठीक, यानी कि इतना आपके पास कट ऑफ रहेंगे। किसके लिए? प्री के लिए। मतलब उस 150 में 17 नंबर लानी है। हालांकि ये 2022 का है, 2025 में इतना ईजी नहीं है, मतलब इतना कम नंबर नहीं लाना होता है। 2000 पिछले अगर साल के देखेंगे तो उस पर कट ऑफ आप पाएंगे कि कट ऑफ कितना गया है, 40-45, 60 तक भी चला गया। ठीक है, पहले 33 तक भी बहुत जाती थी, लेकिन अब बढ़ चुकी है। तो इतना कट ऑफ तो आप सोच के मत रखना, आप इतना सोच के रखना कि हमें 60-70 लाना ही लाना है। और एक चीज़ और, देखो अगर प्री की तैयारी कर रहे हो ना बढ़िया से, तो आप इस तरह से तैयारी करो कि एग्रीकल्चर के साथ साथ अदर जो फील्ड के हमारे पास वैकेंसी आए ना, जैसे मान लो कि एएफओ का छोड़कर जो आईबीपीएस का अदर वैकेंसी है, पीओ का वैकेंसी है, उस पे भी मूव करने का काम करो। अब आपको लगेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम एग्रीकल्चर का है तो प्री फिर, तो जब हम प्री पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और एडवांस लेवल के क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो प्री तो हमारा कंफर्म हो ही जाएगा, एग्रीकल्चर कंफर्म है ही है। उसके साथ साथ अगर मान लो एग्रीकल्चर में नहीं हुआ तो दूसरे में चीज़ में हो जाए। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच लगाते हैं देन बढ़िया रहता है मेरे अनुसार से, बाकी आप अपने अनुसार देख सकते हैं। आईबीपीएस अगर हम बात करें मेंस के कटअप का, तो ये 2022 का है, तो हमें यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा कटअप दिया। देखो एक कटअप होता है, ठीक है, एक हमारे ओवरऑल कटअप होता है, जो मतलब इतना नंबर जाने के बाद उसको सिलेक्ट किया जाता है, वो तो कटअप तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये याद रखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो के अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके स्ट्रैटेजी को लेकर, कि क्या स्ट्रैटेजी रह सकता है। 120 दिन हमारे पास बचा हुआ है, उसमें हम क्या चीज़ें रख सकते हैं कि एक राइट अप्रोच के साथ हम अपने एग्ज़ाम को एक सही मतलब डायरेक्शन के साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए। देखो अगर अपना एक अनुभव बताएं और स्ट्रैटेजी बनाने का जो मैंने बनाया है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसके अनुसार से अगर हम चलते हैं, जिस तरह से अपन फॉलो कर रहे हैं उसके अनुसार से, तो सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि आपका स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है कि पिछली बार आपने एग्जाम दिया है या नहीं दिया, या कितने सालों से आप एग्जाम दे रहे हो। मान लो कि दो प्रकार के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार के स्टूडेंट हैं, दो प्रकार के। एक जो फ्रेशर है, अभी तैयारी कर रहे हैं, एक वो जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं।
जो फ्रेशर है वो एक बार अगर मान लो सिर्फ कॉलेज में है और वो सिर्फ अपीयर हुए हैं देने के लिए, तो वो सिर्फ दे दो एग्जाम को, प्री को थोड़ा बहुत देखो और एग्जाम दे दो बस। और मेंस को बढ़िया से पढ़ लो। जो फ्रेशर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो 2-3 बार अगर एग्जाम दे चुके हैं, तो अभी जो 3 मंथ बचे हुए हैं ना, 4 मंथ बचे हुए हैं, जो 120 दिन है, इसमें आप कुछ मत करो। आप 80% प्री पढ़ो और 20% मेंस पढ़ो। अब आपको लगेगा यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, सच बता रहा हूँ। अगर आपने 2-3 सालों से दे दिया है तो अच्छा, इसमें भी ये भी डिपेंड करता है कि आपने 2-3 साल से दे दिया, प्री हमेशा पास कर रहे हो, मेंस नहीं पास कर रहे हो, तब मेंस पे ध्यान दो। देखो बात को समझना, स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो आपके लिए सूटेबल होगा। आपका पढ़ने का तरीका, आपके पीछे कितने एग्जाम आपने क्वालिफाई किया, प्री क्वालिफाई किया था या नहीं किया था, हर बार प्री में ही रह जा रहे हो, तो ये इस पे भी डिपेंड करेगा। मान लो आपने प्री क्वालिफाई किया, हर बार प्री आप क्वालिफाई कर जाते हो, तब आप रेशियो रखो क्या, तब आप रेशियो रखो 40 और 60 का। 40% प्री का दो और 60 मेंस का दो। लेकिन मान लो आप प्री पास ही नहीं कर रहे हो, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें 80% प्री का देना पड़ेगा। और ये मैं कहते हुए थोड़ा सा भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम गलत बता रहे हैं, रियलिटी कह रहे हैं। अगर आपका प्री नहीं निकल रहा है, डेट मीन्स आप 80% प्री पे दो, 20% मेंस पे दो। अभी क्योंकि आपने जितना पहले पढ़ा है ना, वो मेंस ही पढ़ा होगा, मुझे पता है यार। कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि प्री तो यार क्या ही है, 2 मंथ में तैयारी कर लेंगे, नहीं होता। वो अलग बात है, अपवाद हर जगह होता है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो प्री पे आप ज़्यादा दिमाग दो, मेंस पे थोड़ा कम दो। अगर आपका मेंस बढ़िया नहीं है तो मेंस बढ़िया दो, प्री निकल रहा है तो प्री को थोड़ा कम दे दो। बस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और किस तरह आपका पीछे का बैकग्राउंड रहा है, इस पे आपका स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है। तो अभी हमने क्या डिस्कशन किया, सिलेबस वगैरह डिस्कशन कर लिया, प्री डिस्कशन, स्ट्रैटेजी डिस्कशन कर लिया। स्ट्रैटेजी में मेन आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी में मेन करना है कि प्री पे ध्यान देना है। और वो भी किस केस में, अगर आपका प्री 1-2 बार निकल चुका है तो बाद में फिर मेंस पे ध्यान देना। अगर आपका निकल गया है तो प्री पे थोड़ा कम देकर मेंस पे दे दो, नहीं निकला है तो पूरा प्री पे ध्यान दो 3 मंथ। ठीक है। बाकी फ्रेशर जो है, अगर मान लो आप दे रहे हो कि नहीं इसी बार एग्जाम निकालना है, तो आपने मेहनत किया होगा, तो प्री के जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो और मेंस का भी करो। आपको दोनों का थोड़ा बहुत इक्वल रेशियो में रखकर चलना पड़ेगा, कम नहीं करना पड़ेगा आपको कि हाँ ये कम कर देते, ये पार्ट कम पढ़ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अलग लेवल का। बाकी मैंने दोनों लेवल का स्ट्रैटेजी को बता दिया, जो मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है ये जो मुझे अच्छा लग रहा है ये सही नहीं हो, क्योंकि 100% कोई सही नहीं हो सकता। मैं बोल रहा हूँ हो सकता है ये मेरी स्ट्रैटेजी है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी यार। तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना है इसको बना लेना। बाकी मैंने बता दी है दोनों के लिए, फ्रेशर के लिए भी और जो एक्सपीरियंस है यानी कि 2-3 सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बढ़िया जॉब है ये, बढ़िया प्रोफाइल भी है। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि याद रखेंगे इसकी तैयारी करेंगे तो स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम आती है ना उसको भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं ना, प्री को मैं बढ़िया से पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि प्री बहुत अच्छे से पढ़ो, तो अगर आप प्री बहुत अच्छे से पढ़ोगे ना, तो सच बता रहा हूँ आप एग्रीकल्चर के जो दूसरे सेक्टर के वो भी निकल जाए। हाँ वो अलग बात है, 1-2 साल समय लगेगा, मुझे भी लग रहा है, मैं भी अभी तैयारी ही कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने निकाल ली है, लेकिन बस उसी तैयारी में है। बस जो मैं स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि आप मेरे साथ जुड़े हो, अगर एफ हो कि आप तैयारी करते हो, देन आप क्या कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये स्ट्रैटेजी प्लान, सही है या नहीं है, ये काम की चीज़ें हैं, ये काम आ सकती है या नहीं आ सकती है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका वेट करेंगे। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो ग्रुप है उससे भी आप जुड़कर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाकी आपका जो भी देखो क्लासेस वगैरह का, जैसे ही फ्री तो नहीं पढ़ाते हैं लेकिन मेंस पढ़ाते हैं, जैसे ही इसका टाइम आएगा तो मेंस की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? बाकी एक बार कमेंट करके एक बार बताना है आपको कि आपको ये स्ट्रैटेजी प्लान कैसे लगा, सही है या नहीं है। दूसरी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्रो पाठशाला के ऐप से आप जुड़ सकते हैं, उसके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी मिलते हैं, आपका जो भी डाउट होगा वो कमेंट में कीजिएगा, उसके डाउट को हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए स्ट्रैटेजी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।